नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10 का भारत में राष्ट्रवाद नाम का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और भी बहुत सारी हमारे पास घटनाएं थी जो कि हम यहाँ पे हिस्ट्री में इसको कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम चैप्टर को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रवाद कह सकते हैं कि एक भावना होती है जिसमें आप किसी देश के प्रति आपका क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाव होता है। ठीक है, तो आप अगर राष्ट्र के प्रति आपका लगाव है, एक ऐसी भावना है जिसमें आप देश के साथ काफ़ी ज़्यादा, जिससे बोलते हैं कि देशभक्ति है आपके अंदर, तो ऐसी भावना को बोला जाता है यहाँ पे राष्ट्रवाद। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारत में जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों के शासन की वजह से कहीं ना कहीं जो डिफरेंट हमारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो आपस में जुड़ना शुरू हो गए थे। पहले अगर हम बात करें, अंग्रेज़ों से पहले भारत के अंदर काफ़ी सारे रजवाड़े हुआ करते थे। अगर तुम देखोगे कि भारत के अंदर डिफरेंट टाइप के हम देखें कि राजस्थान में अलग टाइप के राजा थे और बिहार में अलग और नीचे झांसी में अलग, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में अलग अलग राजा थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, या हम बोल सकते हैं सीधे कि जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे जो भारत के राजा थे वो उनका शासन चले गया था। और बाद में क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो पहले अगर हम देखें कि कितने सारे जो स्टेट होते थे वहाँ पे जो राजा होते थे वो अलग अलग तरीके से वहाँ पे क्या करते थे, शासन किया करते थे। उनके नियम कानून अलग हुआ करते थे। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरे भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया तो उन्होंने क्या काम किया, पूरे देश के अंदर एक ही टाइप का नियम कानून लगा दिए। तो नियम कानून एक ही टाइप के होने की वजह से कहीं ना कहीं एक ही टाइप का इम्पैक्ट जनरेट होता था। अगर कहीं पे वो टैक्स बढ़ाते थे या कोई सा नियम कानून लेके आते थे, तो चाहे वो फिर राजस्थान का व्यक्ति हो, चाहे वो केरल का व्यक्ति हो, चाहे वो बंगाल का व्यक्ति हो, सभी पे एक समान उसकी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी उनको। तो कहने का मतलब है यही सारे कारण होने की वजह से भारत के अंदर राष्ट्रवाद उदय हुआ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद जब उदय हुआ तो क्या क्या वो घटनाएं थी और क्या क्या हमारे पास वो मूवमेंट्स चलाए गए जिससे भारत की स्वतंत्रता जुड़ी हुई है। तो आपने देखा होगा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए स्टार्टिंग से अगर हम देखें कई सारे लोग कोशिश कर रहे थे। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था हमारे यहाँ 1857 का। तो 1857 के विद्रोह में हमने ये भी जाना था कि कैसे बहुत सारे लोगों ने और कैसे बहुत सारे राजाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया था कि वो भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और उसमें आपने नाम सुना होगा, झांसी की रानी हैं, अवध के नवाब थे, ठीक है, नाना साहब थे। तो ऐसे कितने सारे तुम व्यक्तियों का नाम सुनोगे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1857 का रिवोल्ट पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये भावना आ चुकी थी कि हमें अपने देश को अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त कराना है। तो दोस्तों, उसी में हम देखते हैं कि धीरे धीरे चलते हुए आगे कई सारे यहाँ पे मूवमेंट्स चलाए गए। उन मूवमेंट्स, उन आंदोलन के द्वारा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कोशिश करी कि भारत को आज़ादी दिलवा पाएँ वो। इसलिए आप देखोगे कि इंडिया के अंदर कई सारे जो मूवमेंट्स थे उनके सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो आपने देखा होगा जैसे कि सबसे पहले आईएनसी की, यहाँ पे जिसको कहा जाता है नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसको हम आज बोलते हैं, उसका गठन हुआ था 1885 में। और फिर इसी के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े हम कह सकते हैं कि नेता पैदा हुए जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए। फिर तो इसमें हम देखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रवाद है वो कैसे हमारे पास यहाँ पे उसकी शुरुआत हुई। तो मैंने आपको जैसा कि समझा दिया है कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव की भाव पैदा जब होने लग जाता है किसी में, तो उसे कहा जाता है कि वो क्या है, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर पैदा हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि भारत जो था, एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसको हम बोलते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने भारत को गुलाम बना रखा था। और जो देश गुलाम होता है उसको जनरली उपनिवेश कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करते थे अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ से बहुत सारे सामान को कह सकते हैं कि चाहे वो कृषि का सामान हो या फिर हमारे पास वो बहुत सारी जो ऐसे हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे धातु हैं या फिर बहुत सारे बहुमूल्य रत्न हैं, उनको सबको लेके जाया करते थे, जिससे धीरे धीरे भारत का खजाना खाली हो रहा था, भारत कहीं ना कहीं गरीब हो रहा था। और उस पैसे से वहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अपने देश को डेवलप कर रहे थे।
तो इसमें अगर हम देखें तो संघर्ष जब हमारे पास यहाँ पे हो रहा था तो उपनिवेश बनने की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी यहाँ पे भारत के किसानों को। क्यों? क्योंकि भारत के किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया था कि आए दिन उनके ऊपर नए नए टाइप के टैक्स लगा दिए जाते थे। बहुत ज़्यादा उनका मूल्य होता था जिसको चुकाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत की बात हो जाती थी। तो इसमें हम देखें कि भारत के अंदर जब ये हमारे पास सारे के सारे मूवमेंट चल रहे थे तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि जो मूवमेंट्स थे उसमें सबसे बड़ा जो एक निर्णायक मोड़ आया वो तब आया जब गांधी जी 1915 में भारत वापस आए। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो गांधी जी आए थे उन्होंने क्या क्या काम किए भारत के लिए और कौन कौन से मूवमेंट्स उनके द्वारा चलाए गए। जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो आप देखेंगे कि मैंने बताया था कि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे और भारत आते ही इन्होंने यहाँ पे कई सारे कह सकते हैं कि आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कि चंपारण का सत्याग्रह है, अहमदाबाद का हमारे पास यहाँ पे सत्याग्रह है, या फिर हम बोलें कि कई सारे खेड़ा सत्याग्रह हैं। तो ये कई सारे यहाँ पे उन्होंने मूवमेंट चलाए जिसमें वो एक जन नेता बन चुके थे। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे अपने साथ जोड़ लिया था। तो इसमें जब हम देखेंगे कि 1920 के बाद का इसमें हम जनरली देखेंगे 1920 के बाद की जितनी भी घटनाएं थी उनको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जो तुम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो गांधी जी थे उनके द्वारा यहाँ पे असहयोग आंदोलन चलाया गया और फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं गांधी के आने की वजह से जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होने लगे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना तेज़ गति से यहाँ पे आगे बढ़ रही थी। तो इसमें सबसे पहली बात हम देखेंगे कि जो पहला विश्व युद्ध है और पहले विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पे कई सारे जो मूवमेंट्स थे उसमें इंपॉर्टेंट था खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो जो खिलाफत आंदोलन है वो क्या था, असहयोग आंदोलन क्या था, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि 1915 में जब गांधी जी वापस आए तो उनके आने के बाद यहाँ पे चंपारण का सत्याग्रह जो था वो चलाया गया, फिर उसके बाद अहमदाबाद का, फिर खेड़ा का। तो इतने सारे जो सत्याग्रह चलाया गया इसमें कहीं ना कहीं भारत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक जो गांधी जी है उनकी जो प्रतिष्ठा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर देखते हैं कि 1919 के अंदर एक कानून लाया गया जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कई सारी जो कह सकते हैं कि घटनाएं वो होना स्टार्ट हो गई थी, जिसमें इम्पॉर्टेंट है कि 1919 से पहले आपने देखा होगा 1919 से पहले कि विश्व युद्ध का समय था। और विश्व युद्ध के समय जो आपने देखा होगा कि विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला, जिसमें बहुत सारे जो कह सकते हैं कि यूरोप के देश हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे थे और उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो भारत एक टाइप का गुलाम था ब्रिटिशर्स का, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को जबरन यहाँ से भर्ती करके ले आया जाता था और वहाँ पे उनको जो वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर उसमें लड़ना होता था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे जो सैनिक हैं, भारत के जो सैनिक हैं, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा था। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे टैक्सेस लगाए जा रहे थे वो इसलिए लगाए जा रहे थे ताकि जो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि उनके लिए गोलियाँ खरीदनी है, बारूद खरीदना है, या फिर जो हथियार खरीदने हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी। उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया कि भारतीयों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया। उस टैक्स की वजह से बहुत सारे जो किसान हैं उनके पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी उनको कि उनके पास जो कृषि है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती थी, ऊपर से उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि रक्षा व्यय में बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहा था, खर्चा करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से भारतीयों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था। ठीक है, तो इतना हम देखेंगे। दूसरी बात है 1913 से लेकर 1918 के बीच में जो भारत के अंदर जो कीमतें हैं, कीमतें इन द सेंस आप देखोगे कि बहुत सारी जो चाहे आपको वो राशन खरीदना है, चाहे आपको डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स खरीदने हैं या फिर ईंधन खरीदना है, तो उसकी बहुत तेज़ी से क्या हो रही थी, रेट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं उनकी बहुत सारी मुश्किलें बढ़ गई थी और गाँव में ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था ताकि वो लोग क्या करें, जो वर्ल्ड वॉर है जो कि विश्व युद्ध है उसमें जाके वहाँ पे ब्रिटिशर्स की तरफ से जाके लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि भारत गुलाम था तो यहाँ पे हम मना नहीं कर सकते थे। और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स की जो सेना है उसमें उनको जबरन भर्ती होना ही पड़ता था।
1918 में और 1920 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक तो वैसे ही जो भारत के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि यहाँ पे फसल ठीक से नहीं हो पा रही है, अकाल पड़ गया है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं भारतीयों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो ब्रिटिशर हैं उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लगातार कई सारे अकाल पड़े, जिसमें लगभग 120 से 130 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। इतने सारे लोग मर गए थे। ठीक है, लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा तो उनको यहाँ पे काफ़ी सारी छूटें दी जाएंगी, रियायत दी जाएगी, और हो भी सकता है कि उन्हें आज़ादी दे दी जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, लोगों को लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कर देंगे, जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा, या बोल सकते हैं कि विश्व युद्ध के ख़त्म होने पे यहाँ पे जो देश है भारत उसको आज़ाद कर देंगे। पर हुआ क्या कि यहाँ पे जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश कांग्रेस की तरफ से एक भारत के अंदर 1919 में एक और कानून लाया गया, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे रॉलेट एक्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने कहा था कि भारत के अंदर जब गांधी जी आए थे तो वो कब आए थे, 1915 में भारत में लौटे थे वो, और वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे। उन्होंने वहाँ पे कई सारे जो कह सकते हैं कि एक टाइप का आंदोलन चलाया था, जिसको वो बोलते थे कि सत्याग्रह है। सत्याग्रह का मतलब है कि आप सिंपली बिना हिंसा के आप क्या करेंगे, वहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप उनसे अपनी बात को मनवा पाएँ, और कहीं ना कहीं ये जो है हमारे पास ये जो तरीका है उससे ये होगा कि जितनी भी हिंसा है वो रुकेगी। ठीक है, तो हिंसा क्योंकि गांधी जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, जिसमें उन्होंने कोशिश करी कि हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसक होकर यहाँ पे अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटिशर्स को कभी ना कभी झुकना ही पड़ेगा उनके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सत्याग्रह का विचार है, ठीक है, ये जो फोटो है इसमें आप देख रहे हो कि इतने सारे जो लोग हैं यहाँ पे ये सारे के सारे इकट्ठा हो रखे हैं, किसके साथ, गांधी जी के साथ। तो मैंने जैसे कि कहा कि जो सत्याग्रह की जो एक टाइप का प्रोसेस है, ये गांधी जी पहले जो साउथ अफ्रीका के अंदर इसको एक बार आजमा चुके थे, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे उन्हें। तो उन्होंने बोला कि हम सत्याग्रह को क्या करेंगे, भारत में भी यहाँ पे देखेंगे, और सत्याग्रह की यहाँ पे शुरुआत हो गई। तो बहुत सारे लोगों ने गांधी जी का यहाँ पे साथ दिया और भारत में सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भारत में आने के बाद गांधी जी ने कई जगहों पे सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सबसे पहले उन्होंने 1917 में चंपारण के इलाके में दौरा किया और दमनकारी जो बगान व्यवस्था थी उसके खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। फिर हम देखते हैं कि 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो फसल खराब हो गई थी और जो प्लेग की महामारी के कारण जो खेड़ा जिला है उसमें जो किसान है वो बिल्कुल भी टैक्स चुकाने की हालत में नहीं थी, जबकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे ज़बरदस्ती जो है कर की डिमांड कर रहे थे कि आप टैक्स दो। तो इसीलिए यहाँ पे जो गांधी जी हैं उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना चाहिए, यहाँ पे किसानों से कर लेने में थोड़ी सी सहूलियत बरतनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो ढील दे, ताकि वो क्या करें, अपना यहाँ पे जो उनको इतनी सारी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, अकाल वगैरह पड़ गया था या फिर उनकी जो खेती नहीं हो पाई है, तो यहाँ पे वो टैक्स इस बार ना दे। फिर देखते हैं हम 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़ा मिल कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए वो अहमदाबाद भी गए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार गांधी जी जब से भारत में आए उन्होंने कई सारे यहाँ पे आंदोलन चलाए, 1917 में, 1918 में। ठीक है, तो इतने सारे आंदोलन चलाने की वजह से कहीं ना कहीं गांधी जी की जो कह सकते हैं कि एक इमेज है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। दूसरी बात है, गांधी जी एक जन नेता बन चुके थे। वो जनरली कोशिश करते थे कि वो लोगों के बीच में जाएं और वहाँ पे जाके उनको यहाँ पे जो अंग्रेज हैं उनसे लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार करें। फिर हम देखते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक है, इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट, ठीक है, तो एक जो रॉलेट एक्ट है वो प्रस्तावित किया गया था इंग्लिश जो कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसके खिलाफ यहाँ पे एक आंदोलन करने की शुरुआत करी, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भारतीय सदस्यों के काफ़ी विरोध के बाद भी जो कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। इसका मतलब क्या है कि जो लंदन की एक संसद होती थी वहाँ से इस कानून को यहाँ पे बनाया गया था और इसको फटाफट जल्दबाजी में पारित भी कर दिया गया और बोला गया कि ये वाला जो कानून है वो भारत में लागू हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या था, अगर आप देखेंगे कि इस कानून की जो मेन बात थी वो थी कि इस कानून की वजह से आप देखोगे कि किसी भी भारतीय को फटाफट पकड़ के
ठीक है, बिना उसकी गलती बताए आप क्या कर सकते हो, उसको जेल में डाल सकते हो। ठीक है, तो इस कानून में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। इसका मतलब कि आप किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, किसी भी भारतीय को पकड़ सकते हैं और उसको बिना ये बताए कि उसकी गलती क्या है, उसको क्या कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने बोला कि एक टाइप का बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण ये कानून है, जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पे भारतीयों को क्या करना पड़ेगा, इसको कह सकते हैं कि इसकी वजह से काफ़ी हानि उठानी पड़ेगी। तो गांधी जी इसके खिलाफ क्या करना चाहते थे, एक आंदोलन शुरू करना चाहते थे और उन्होंने 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू करने की कोशिश भी करी।